हर स्कैम की शुरुआत होती है भरोसे से, और हर स्कैमर बनाता है भरोसा तोड़ने को एक कला। जीत शाह ने भी इसी कला को मास्टर किया, लेकिन उसका तरीका अलग था, मॉडर्न, स्टाइलिश और डिजिटल। साल 2021 में जब दुनिया कोविड के बाद रिकवर कर रही थी, तब लोगों को पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा थी। कुछ लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, कुछ की सैलरी आधी हो गई थी। इसी वक्त आई क्रिप्टो की दुनिया, बिटकॉइन, एथेरियम, डॉजकॉइन, और लोगों को लगा कि बस अब यहां से जिंदगी बदलेगी। इसी क्रिप्टो क्रेज के बीच एंट्री होती है जीत शाह की, एक यंग, स्मार्ट, तेज तर्रार कपड़े पहनने वाला लड़का। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भरी हुई थी लग्जरी कार्स, घड़ियों, दुबई ट्रिप्स और हाई प्रोफाइल मीटिंग से। लोगों को लगा ये बंदा तो सच में कमा रहा है। लेकिन असली कमाई तो तब शुरू हुई जब जीत शाह ने अपना एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया। नाम था क्रिप्टो क्लब इंडिया एलीट ग्रुप। एंट्री सिर्फ इनविटेशन से मिलती थी, और ये एक्सक्लूसिव फील ही लोगों को अपनी ओर खींच ले गई। ग्रुप में जीत रोज 2 से 3 बार अपडेट्स देता, जैसे बीटीसी लॉन्ग करो, 7% प्रॉफिट, अदा अभी लो, 2x इन 10 डेज। हर बार एक छोटा सा स्क्रीनशॉट जिसमें बाइनेंस का चार्ट या कॉन्डी एक्स का डैशबोर्ड। लोगों को यह प्रूफ लगता था, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में जीत ने एक और स्टेप लिया। उसने बोला, मैं आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग करूंगा, आप मुझे फंड्स देंगे और मैं आपको हर महीने 15 से 20% रिटर्न दूंगा। कैपिटल आपका सुरक्षित। लोगों ने सोचा, अगर यह पहले से ही प्रॉफिट कमा रहा है तो मेरे पैसों से भी कमा लेगा। पहले बैच में सिर्फ 15 लोग जुड़े। हर किसी ने 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किया, और जीत ने अगले महीने हर किसी को 15,000 रुपए से 20,000 रुपए का प्रॉफिट भेज दिया। लोग खुश हो गए, और उसी खुशी में शुरू हुआ वर्ड ऑफ माउथ। अगले महीने तक ग्रुप में 500 से ज्यादा लोग आ गए। जीत ने अपने दोस्तों को इन्फ्लुएंसर बनाया। कहीं इंस्टाग्राम रील्स, कहीं यूट्यूब शॉर्ट्स, कहीं मोटिवेशनल कोट्स के बीच क्रिप्टो रिटर्न्स का स्क्रीनशॉट। सब कुछ ग्लैमर्स था, अट्रैक्टिव था, और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिटेबल दिख रहा था। एक इन्वेस्टर था रमेश वर्मा, इंदौर का एक स्कूल टीचर। उसने अपनी 10 साल की सेविंग्स 2 लाख रुपए जीत को भेज दिए। उसने कहा, बचपन से पैसा जोड़ रहा था, पेंशन का भरोसा नहीं, सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। और जब पहले महीने 35,000 रुपए का रिटर्न मिला तो उसने और 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थी। जीत शाह ने इन्वेस्टर्स को एक और चमकदार चीज दिखाई, क्रिप्टो आर्बिट्रेज बॉट। ये एक सॉफ्टवेयर था जिससे जीत अलग अलग एक्सचेंजेस के प्राइस गैप का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमा रहा था। उदाहरण के लिए, अगर बीटीसी बाइनेंस पर 26 लाख रुपए है और वजीरेक्स पर 26,50,000 रुपए, तो बॉट खरीदता एक जगह से और तुरंत बेच देता दूसरी जगह। जोखिम शून्य, रिटर्न गारंटीड। ये था जीत का नया वादा। लोगों को लगा टेक्नोलॉजी का जादू है, लेकिन असली जादू तो जीत के शब्दों में था, उसकी प्रेजेंटेशन में था, उसके कॉन्फिडेंस में था। उसने हर एक इन्वेस्टर को इंडिविजुअली कॉल करके समझाया कि बॉट कैसे काम करता है। एक्सेल शीट्स, प्रोजेक्टेड रिटर्न्स और फेक टेस्टिमोनियल से लोगों का भरोसा और बढ़ता गया। अगले 2 महीनों में जीत शाह ने 8 रुपए करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर लिया, और हर महीने प्रॉफिट देने का नाटक चलता रहा। लोग और लोगों को बुलाने लगे। कुछ तो अपने घर बेचने की बात कर रहे थे, कुछ ने सोना गिरवी रखा, लेकिन किसी ने एक सवाल नहीं पूछा, जीत शाह का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? जीत की फर्म कहां रजिस्टर है? इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्रूफ इंडिपेंडेंट ऑडिट ने वेरीफाई किए हैं? नहीं, किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि जब आपको हर महीने 30,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा हो बिना कुछ किए, तो आप सवाल नहीं करते, आप सपने देखते हो। और वही सपना सबको दिखा रहा था जीत शाह। इस कहानी की ये सिर्फ शुरुआत है।
स्कैम तभी शुरू होता है जब लोग सोचना बंद कर देते हैं। जीत शाह अब अगले लेवल की प्लानिंग कर रहा था। अगला भाग बताएगा कैसे जीत ने अपना नेटवर्क नेशनल लेवल तक फैला दिया। साल 2022 के शुरुआत तक जीत शाह केवल एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। लोग उसे क्रिप्टो गुरु, बिटकॉइन बाबा, डिजिटल लक्ष्मी का देवता तक कहने लगे थे। और असल में ये सब नाम उसी ने अपने लिए बनवाए थे, अपने ही लोगों से। ये सब एक प्लान का हिस्सा था। अब जीत ने अपने स्कैम को अगले चरण में ले जाने का फैसला किया। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। उसने कहा, जो मुझे नए इन्वेस्टर्स दिलवाएगा उसे 5% का रेफरल बोनस मिलेगा। मतलब अगर कोई अपने दोस्त से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाता तो उसे 5,000 रुपए मिलते, उसी दिन, उसी वक्त। ये स्कीम सुनते ही लोग पागल हो गए। अब इन्वेस्टमेंट केवल मुनाफे के लिए नहीं था, अब ये लोगों की इनकम का जरिया बन गया था। हर कोई क्रिप्टो क्लब इंडिया का सेल्समैन बन गया था। एक कॉलेज स्टूडेंट, नाम था विवेक शर्मा, जयपुर का रहने वाला, उसने जीत से जुड़ने के 2 हफ्ते के अंदर 27 लोगों को जोड़ दिया। उसमें से 5 लोग तो उसके टीचर थे। विवेक ने कहा था, सर ये बहुत सेफ है, आपको कुछ नहीं करना, बस पैसा देना है और हर महीने पैसे आएंगे। मैं खुद भी कर रहा हूं। और जब प्रोफेसर को पहले महीने 18% रिटर्न मिला तो उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए रखे 5 लाख भी लगा दिए। जीत ने बड़े ही चालाकी से अपने क्रिप्टो बॉट के 4 वर्जन लॉन्च किए। बेसिक प्लान, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान। बेसिक 25,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करो, 12% मंथली। सिल्वर 50,000 रुपए, 15% मंथली। गोल्ड 1 लाख रुपए, 18% मंथली। डायमंड 5,000,000 प्लस 22% मंथली प्लस पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर। अब ये सिर्फ स्कीम नहीं रही थी, ये बन चुका था एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो सिर्फ एक आदमी पर टिका था, जीत शाह। हर हफ्ते जूम कॉल्स होती थी जहां जीत क्रिप्टो मार्केट की चाल बताता था। बाइनेंस और कॉनमार्केट कैप के चार्ट दिखाकर टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करता। RSI ओवरसोल्ड है, मतलब BTC में बाउंस आएगा। फाइबोनैक्सी लेवल पे आधा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। लोगों को समझ नहीं आता, पर सुनकर लगता था कि ये इंसान तो जीनियस है। कुछ दिनों में जीत ने क्रिप्टो क्लब इंडिया को एक कंपनी का रूप देना शुरू किया। एक वेबसाइट बनाई जहां लोग लॉगिन कर सकते थे, अपना डैशबोर्ड देख सकते थे, कितना इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न आया, कितनी बार पे आउट लिया, सब कुछ। ये वेबसाइट असली कंपनी जैसी लगती थी। वहां टर्म्स कंडीशंस भी थे, कस्टमर केयर नंबर भी, लेकिन वो नंबर किसी को उठाता नहीं था और टर्म्स कभी पढ़े नहीं गए। इस बीच जीत ने 2 नए शहरों को टारगेट किया, भोपाल और लखनऊ। वहां सेमिनार्स रखवाए गए, 5 स्टार होटल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी सेटिंग्स, बड़े बड़े बैनर। क्रिप्टो वेल्थ मीट 2022, जहां जीत बोलता था। मेन चाहता तो दुबई सेटल हो सकता था, लेकिन मेन भारत में क्रिप्टो का विजन लेकर आया हूं। पीपल स्टूड अप एंड क्लैप्ड। उन्हें लगा हमें हमारा यूथ लीडर मिल गया है, एक 65 साल के बुजुर्ग हरनाम सिंह, जिन्होंने अपनी पेंशन का 3 लाख रुपए लगा दिया था। वो मंच पर जाकर जीत को माला पहनाते हैं और जीत फोटो क्लिक कराता है, इंस्टा पर डालता है कैप्शन, व्हेन ब्लेसिंग्स टर्न इनटू बिलियंस। ये सब एक केयरफुली क्यूरेटेड इल्यूजन था। जीत ने हर एंगल से एक ऐसा माहौल खड़ा किया जिसमें लोग सवाल नहीं करते, बस भरोसा करते थे। अब जीत ने एक और चाल चली। उसने अपनी एक और कंपनी शुरू की, शाह टेक्नोलॉजीज PVT लिमिटेड। ये कंपनी फिनटेक सॉल्यूशंस, AI बेस्ड इन्वेस्टमेंट टूल्स और ब्लॉकचेन एडवाइजरी सर्विसेज देने का दावा करती थी। असल में इसका कोई काम नहीं था, बस उसके स्कैम को लिजिट दिखाने का पर्दा था। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सवाल पूछे। एक बंदा था, आदित्य नारंग, दिल्ली का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसने अपने ब्लॉग पर लिखा, क्रिप्टो क्लब इंडिया
is not registered with SEBI or RBI. Their returns model is mathematically unsustainable. Be cautious. जीत ने इसे नेगेटिविटी कहा और ग्रुप में पोस्ट किया। नेगेटिविटी फेल हो जाएगी जैब आपका वॉलेट फुल होगा। लोगों ने आदित्य को ट्रोल किया, उसे जेलस कहा और ब्लॉग का लिंक ग्रुप से हटा दिया गया। अब हर तरफ जीत शाह की तूती बोल रही थी। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया वैसे वैसे विड्रॉल डिलेस शुरू हो गए। एक औरत, रेखा मिश्रा, जिसने अपने बेटे के विदेश पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए लगाए थे, उसने पे आउट डिले की शिकायत की। जीत ने रिप्लाई किया, मैम, बाइनेंस वॉलेट का सिंक इशू चल रहा है, आपके फंड सिक्योर है, और सब शांत हो गया। इस वक्त तक जीत ने 10,000 से ज्यादा लोगों से 70 रुपए करोड़ से ऊपर का पैसा इकट्ठा कर लिया था। लेकिन असली गिरावट अभी बाकी थी। अगले भाग में विड्रॉल ब्लॉक, लोगों की बेचैनी और पहली बार जीत शाह का गायब होना। साल 2022 के अंत तक जीत शाह के पास इतना पैसा और पावर आ चुका था कि उसे खुद पर ही शक होने लगा। क्या मैं कभी पकड़ा जाऊंगा? लेकिन जो लोग बेवकूफ नहीं थे, उन्हें अब सिस्टम में दरारें दिखने लगी थी। विड्रॉल रिक्वेस्ट्स में डिले आने लगा था। पहले जहां पेआउट आने में 1 दिन लगता था, अब 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर हफ्ता, फिर सर्वर इशू, मेंटेनेंस मोड, ब्लॉकचेन कंजेशन जैसे बहाने मिलने लगे। लोगों ने सोचना शुरू किया, इतना बड़ा सिस्टम और एक बार भी बाइनेंस से कंफर्मेशन नहीं मिलता। लेकिन जीत हर बार लाइव स्ट्रीम पर आकर सफाई देता, कहता, आपको मेरा विश्वास नहीं है? मैं 2 साल से दे रहा हूं ना रिटर्न। कभी एक पैसा लेट हुआ है? लोग फिर शांत हो जाते। लेकिन अब विड्रॉल रिक्वेस्ट्स बहुत बड़ी संख्या में आने लगी थी। क्यों? क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ने सोचा था कि दिवाली पर पैसे निकालकर गोल्ड खरीद लेंगे। कुछ ने प्रॉपर्टी बुकिंग की थी, कुछ ने बच्चों की फीस भरनी थी। लेकिन पैसे रुके हुए थे। एक दिन करीब 250 लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में लगातार कंप्लेंट करना शुरू किया, मेरा पैसा कब मिलेगा? 7 दिन हो गए, कोई अपडेट नहीं है। जीत सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? जीत ने ग्रुप का चैट बैन कर दिया। अब बस जीत के अनाउंसमेंट आते थे, हमारा बैकएंड यूग्स टीम हैंडल कर रही है, इंडियन फेस्टिवल्स की वजह से डिले है, क्रिप्टो कंप्लायंस अपडेट के कारण पेआउट रोका गया है, न्यू केवाईसी पॉलिसी लागू हो रही है, सबको दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। एक इन्वेस्टर, पवन अग्रवाल, जो कि एक स्मॉल टाउन सीए थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने खुद वेरीफाई किया है, ये कंपनी किसी सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। जीत शाह सिर्फ एक नाम है, इसके पीछे कोई ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं है। और अगले ही दिन पवन को ग्रुप से हटा दिया गया। अब सिस्टम कंट्रोल से बाहर हो रहा था। कुछ लोग जीत को डायरेक्ट कॉल करने लगे, लेकिन अब वो कभी उठाता नहीं था। कॉल उठती तो कोई लड़की बोलती, हेलो सर, अभी मीटिंग में है, मेन उनका असिस्टेंट बोल रही हूं। कुछ को ईमेल पर ऑटोमेटेड रिप्लाई आता, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग शाह टेक्नोलॉजीज, वी वैल्यू योर पेशेंस। इस बीच लोगों ने एफआईआर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले दिल्ली में केस दर्ज हुआ। एक बिजनेसवुमन ने 12 लाख रुपए डूबने की शिकायत दर्ज कराई। फिर भोपाल, फिर लखनऊ, फिर कोलकाता। जीत ने अब डैमेज कंट्रोल शुरू किया। उसने बोला, क्रिप्टो मार्केट क्रैश के कारण हम टेम्पररी लॉक इन पीरियड लगा रहे हैं, 3 मंथ्स कोई पे आउट नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम एक नए टोकन लॉन्च करेंगे, शाह कॉइन, जिसमें आपका पैसा डबल होगा। शाह कॉइन, ये नाम था झूठ की नई परत। अब जीत ने अपनी वेबसाइट पर शाह कॉइन का व्हाइट पेपर डाला। लिखा, ये इंडिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग कॉइन होगा। आपका पुराना सारा पैसा इसमें कन्वर्ट होगा। अब से सिर्फ शाह कॉइन में ट्रांजैक्शन होगा। लोग गुस्से में थे, लेकिन डर भी था। अगर अभी कुछ कहा तो जो थोड़ी सी रिकवरी पॉसिबल है वो भी जाएगी। उधर टेलीग्राम ग्रुप अब बंद हो चुका था। वेबसाइट चल रही थी, लेकिन लॉगिन पर एरर आता था। 503 सर्वर एरर, अंडर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस,
कुछ लोगों ने जीत के पुराने ऑफिस का पता निकाला, मुंबई के लोअर परेल में, लेकिन वहां कोई और कंपनी चल रही थी। और रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जीत शाह, यहां ऐसा कोई काम नहीं करता। अब पैनिक शुरू हो गया था। एक महिला, शीतल राठी, जो पुणे की एक सिंगल मदर थी, उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला, जीत शाह मेरा 7 रुपए लाख ले गया, मेरे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। उस वीडियो ने हंगामा मचा दिया। अचानक सैकड़ों लोग कमेंट करने लगे, मेरे 5 रुपए लाख गए, मेरे पापा के रिटायरमेंट फंड चले गए, जीत शाह एक चोर है। अब एक कम्युनिटी बन रही थी, जस्टिस फॉर इन्वेस्टर्स। ट्विटर, फेसबुक, रेडिट पर सब जीत शाह को एक्सपोज करने में लग गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जीत शाह अब देश में नहीं था। सोर्सेस के मुताबिक जीत ने अक्टूबर 2022 में दुबई के लिए फ्लाइट ली थी। इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसने बिजनेस वीजा पर एंट्री ली थी और वहीं से सब कुछ ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा था। अब इंडिया में कोई लिंक नहीं था। वेबसाइट बंद, टेलीग्राम बंद, ईमेल्स बंद, पेआउट बंद और खुद जीत शाह भी गायब। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले भाग में शाह कॉइन का झांसा, दुबई से वापसी की अफवाहें और इंटरपोल का रेड अलर्ट। जीत शाह देश से बाहर जा चुका था। टेलीग्राम ग्रुप बंद हो चुका था। वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में थी और इन्वेस्टर्स, जिनका करोड़ों रुपया फंसा हुआ था, वो अब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, क्या अब हमारा पैसा कभी वापस मिलेगा? लेकिन इसी बीच आया एक नया झांसा, शाहकॉइन। जी हां, वही शाहकॉइन जिसे जीत ने पेआउट बंद करते वक्त इंट्रोड्यूस किया था। अब उसे बड़े लेवल पर लॉन्च किया जाने वाला था। एक नई वेबसाइट बनी, shahcoin.io। डिजाइन हाईटेक थी, स्लीक थी और सब कुछ वैसा ही जैसा एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में होना चाहिए। व्हाइट पेपर, रोड मैप, टीम सेक्शन, कॉन्टैक्ट फॉर्म, FAQs, सब कुछ। व्हाइट पेपर में लिखा था, Shahcoin is a revolutionary decentralized crypto asset backed by real-world assets and governed by DAO. Initial coin offering ICO will be held in 3 rounds. Early investors from Crypto Club India will get automatic conversion at 1.5x bonus value. लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखी। कुछ ने सोचा, अगर ये कॉइन एक्सचेंज पर आ जाए तो शायद लॉस रिकवर हो जाए। अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर हलचल शुरू हुई। एक बंदा था, निखिल माथुर, बैंगलोर का टेक यूट्यूबर। उसने वीडियो बनाया, Shahcoin is the biggest scam in Indian crypto scene, has proof. उसने व्हाइट पेपर का कोड एनालिसिस किया, डोमेन लुकअप दिखाया और बताया कि shahcoin.io का सर्वर पनामा में है और डोमेन किसी प्राइवेट नेम से रजिस्टर है। उसने बताया कि व्हाइट पेपर में जो टीम मेंबर्स दिख रहे हैं, उनमें से 3 की फोटो शटरस्टॉक से ली गई है। मतलब पूरा Shahcoin एक नया ट्रैप था। लेकिन तब तक कई इन्वेस्टर्स खुद Shahcoin का प्रचार करने लगे थे। कुछ लोग जो पुराने क्रिप्टो क्लब इंडिया के टॉप लीडर्स थे, अब Shahcoin को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मिला था 10% बोनस कमीशन। एक वॉइस नोट वायरल हुआ, जिसमें एक आदमी कह रहा था, भाई Shahcoin लो, तुम्हारा पूरा पैसा वापस मिलेगा। बस अभी ICO खत्म होने से पहले ज्वाइन करो, वरना रिग्रेट करेगा। Shahcoin का ICO 3 राउंड्स में लॉन्च हुआ। राउंड 1 8 रुपए पर कॉइन, राउंड 2 12 रुपए पर कॉइन, राउंड 3 18 रुपए पर कॉइन। लोगों ने फिर से भरोसा किया। किसी ने 10,000 रुपए लगाए, किसी ने 50,000 रुपए और कुछों ने तो दोबारा 1 लाख रुपए लगा दिए, ये सोचकर कि पहले वाला लॉस अब रिकवर होगा। लेकिन ICO के 20 दिन बाद Shahcoin की वेबसाइट अचानक बंद हो गई। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह साइलेंस, कोई अपडेट नहीं। अब लोगों को पूरा यकीन हो गया था, ये सब एक प्री प्लान्ड सेकंड फेज स्कैम था। इसी दौरान न्यूज में एक खबर आती है, इंटरपोल इश्यूज ब्लू कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट जीत शाह। ब्लू कॉर्नर नोटिस
यानी किसी देश से बाहर भागे व्यक्ति की जानकारी लेने का ग्लोबल पुलिस रिक्वेस्ट। जीत शाह के खिलाफ 14 अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। अमाउंट अब 100 रुपए करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका था। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, हर जगह से शिकायतें आने लगी। साइबर क्राइम सेल्स ने अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन इन सब के बावजूद जीत का कोई अतापता नहीं था। कुछ लोग कहते थे वो दुबई से अब यूके चला गया है, कुछ ने कहा वो अब नाम बदलकर कनाडा में है, कुछ को तो यकीन था कि उसने अपनी सूरत तक बदलवा ली है। एक बार ट्विटर पर किसी ने पोस्ट किया, मैंने जीत शाह को दुबई के एक हुक्का लॉन्ज में देखा है। वो अकेला बैठा था, हेडफोन्स पहने और लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। अब इंडिया में इन्वर्टर्स ने खुद की एक कम्युनिटी बना ली थी, फाइट फॉर फंड रिकवरी। इसमें वकील थे, आरटीआई एक्टिविस्ट्स थे और टेक प्रोफेशनल्स भी। उन्होंने एक मिशन शुरू किया, हर पुलिस स्टेशन से एफआईआर कॉपीज कलेक्ट करना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेटर्स भेजना, एसईबीआई को केस हाईलाइट करना, क्रिप्टो एक्सचेंज से डेटा मांगना। इन सब के बीच एक शॉकिंग जानकारी सामने आई। क्रिप्टो क्लब इंडिया के कुछ वॉलेट्स बाइनेंस और कुकॉइन पर अभी भी एक्टिव थे। मतलब जो पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया था उसका कुछ हिस्सा अभी भी ट्रेसेबल था। एक एथिकल हैकर शुभम नायक ने बताया कि जीत के पास करीब 17 अलग अलग वॉलेट्स हैं और उनमें 30 रुपए करोड़ से ज्यादा की होल्डिंग अभी भी बची हुई है। अब सवाल उठा, क्या बाइनेंस इंडिया सरकार की मदद करेगा इन वॉलेट्स को फ्रीज करने में? क्या क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऐसे फ्रॉड में कोऑपरेट करेंगे? लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि क्रिप्टो अभी भी ग्रे जोन में है, ना पूरी तरह लीगल ना पूरी तरह इलीगल। अब लोग मांग करने लगे, जीत शाह को भगोड़ा घोषित किया जाए, शाह कॉइन को बैन किया जाए, क्रिप्टो रेगुलेशन जरूरी है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी अफवाहें आई, जीत शाह वापस इंडिया आने वाला है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो इन्वेस्टर्स को रिफंड देगा, बस लीगल इश्यूज सॉर्ट आउट होने चाहिए। क्या यह सच था या फिर एक और लेयर स्कैम की? अगले भाग में वापसी की अफवाहें, मीडिया के सवाल और जीत शाह के परिवार की चुप्पी। जब किसी धोखेबाज की कहानी में पैसा खत्म होता है, तब शुरू होती है उसकी छवि बचाने की लड़ाई। और अब जीत शाह की कहानी उसी मोड़ पर आ चुकी थी, जहां एक तरफ लोग अपने डूबे हुए पैसों की उम्मीद छोड़ चुके थे, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। जीत शाह इंडिया वापस आ रहा है। टेलीग्राम के कुछ पुराने मेंबर्स को एक नई आईडी से मैसेज आया, सर लीगल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए हैं, अब जीत भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैसा वापस करेंगे। फिर एक ईमेल वायरल हुआ जिसमें लिखा था, डियर इन्वेस्टर्स, आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई नेवर मेंट टू रन अवे, माई टीम मिसमैनेज्ड द बैक एंड, आई एम रिटर्निंग टू मेक थिंग्स राइट, जीत शाह। अब सवाल उठा, क्या ये ईमेल सच में जीत शाह ने भेजा था या फिर किसी ने लोगों की उम्मीद से फिर खिलवाड़ किया? इस बीच कुछ यूट्यूबर्स ने दावा किया कि उन्होंने जीत शाह की दुबई से जूम कॉल पर बात की है। एक ने कहा, जीत भाई ने मुझे पर्सनली बोला है कि 15 दिनों में सब इन्वेस्टर्स को रिफंड दिया जाएगा इन यूएसडीटी। दूसरे ने लाइव स्ट्रीम में बताया, उन्होंने कहा कि नए फंड रेज हो गए हैं एक वीसी से, बस कंप्लायंस का प्रोसेस चल रहा है। वीसी मतलब वेंचर कैपिटल। यानी जीत अब एक बार फिर भरोसे की नई गाथा लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार जमीन इतनी साफ नहीं थी। मीडिया ने अब केस उठाना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चली, क्रिप्टो किंग और कॉनमैन, जीत शाह अंडर स्कैनर, स्कैम ऑफ द डेकेड, 100 रुपए करोड़ लॉस्ट इन डिजिटल जंगल, शाह कॉइन टर्न्स इनटू शेम कॉइन। टीवी डिबेट्स में पैनल एक्सपर्ट्स ने सरकार से पूछा, आखिर कब तक ये क्रिप्टो स्कैम्स चलेंगे? जब आरबीआई और एसईबीआई दोनों इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कौन रेगुलेट करेगा? इसी बीच रिपोर्टर्स जीत शाह के घर पहुंचे। मुंबई के अपस्केल एरिया में स्थित उसका ड्यूप्लेक्स फ्लैट अब खाली पड़ा था।
पड़ोसी बोले, जी हाँ, कभी कभी पार्टीज होती थी, पर अक्टूबर के बाद कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई। उसके पेरेंट्स से मिलने की कोशिश की गई। फादर राजेंद्र शाह एक सेमी रिटायर्ड बिजनेसमैन थे। उनसे पूछा गया, क्या आपको अपने बेटे की करतूतों के बारे में पता था? उन्होंने कैमरे के सामने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक करीबी रिश्तेदार ने ऑफ रिकॉर्ड बताया, राजेंद्र जी ने तो कब का नाता तोड़ दिया है। उन्होंने तो सोसाइटी में भी माफी मांग ली थी। अब जीत शाह का पूरा परिवार साइलेंस में चला गया था, लेकिन कुछ लोग इस कहानी को अभी भी होप से देख रहे थे। एक टेलीग्राम ग्रुप जीत शाह ट्रस्ट सर्कल बन चुका था, जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। आपको भी ईमेल आया रिफंड का? मुझे बोला गया कि केवाईसी के बाद रिफंड होगा। मैं तो अब भी बिलीव करता हूं कि जीत भाई वापस आएंगे। इस ब्लाइंड फेथ का फायदा फिर किसी ने उठाया। एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई, jitafunds.org, जहां पर फॉर्म भरने का ऑप्शन था। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट और क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस। लोगों ने खुशी खुशी डिटेल्स भर दी, लेकिन असल में ये एक और फिशिंग स्कैम था। कुछ ही दिनों में कई लोगों को अपने वॉलेट से पैसे कटने की शिकायत मिली। शुभम रावत नाम का एक लड़का, जिसने शाहकॉइन में 25,000 रुपए लगाए थे, उसका मेटामास्क वॉलेट खाली हो गया। तब समझ आया कि अब सिर्फ जीत शाह ही नहीं, उसके नाम का फायदा भी दूसरे साइबर क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। अब मामला बहुत गंभीर हो चुका था। गवर्नमेंट को मजबूरन एक्शन लेना पड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 18 ने सर्टेन को आदेश दिया कि जीत शाह से जुड़े सभी डिजिटल एसेट्स की जांच की जाए। सीबीआई ने इंटरपोल से आधिकारिक एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल की, लेकिन एक्सट्रेडिशन कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि जीत ने अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत सी परतें बना ली थी। न्यू पासपोर्ट, फेक नेम, मल्टीपल कंट्रीज के एंट्री एग्जिट स्टैंप्स। इंटरपोल ने जवाब में सिर्फ यही कहा, वी आर मॉनिटरिंग एक्टिविटी बट लोकेशन इज अनकन्फर्म्ड। अब सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज बची थी। या तो जीत शाह सच में दुबई में छुपा बैठा था, या फिर उसने आइडेंटिटी बदलकर किसी और देश में एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। इधर इंडिया में इन्वेस्टर मीटिंग्स होने लगी। कुछ ने ग्रुप लॉसूट की बात की, कुछ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान बनाया, कुछ ने कहा बस अब भूल जाओ। एक महिला, रेखा मिश्रा, जिसने पहले भी यूट्यूब पर वीडियो डाला था, उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे 7 रुपए लैक तो गए, पार मैं किसी और को बेवकूफ बनने नहीं दूंगी। उसने स्टॉप क्रिप्टो स्कैम्स नाम से एक मूवमेंट शुरू किया। आज भी वो ऑनलाइन वेबिनार्स करती है, लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल रह गया था, जीत शाह अब भी कहां है? क्या वो कभी पकड़ा जाएगा? जब किसी घोटाले की रकम 100 रुपए करोड़ से ऊपर चली जाती है, तो ये केवल धोखाधड़ी नहीं रह जाती, ये बन जाती है एक साइबर युद्ध। अब मैदान में एंट्री हुई साइबर फोरेंसिक्स टीम्स की। सीबीआई, सर्टेन और 2 प्राइवेट साइबर इंटेलिजेंस कंपनियों ने मिलकर एक मिशन शुरू किया, ऑपरेशन डिजिटल डस्ट। मकसद था सिर्फ एक, जीत शाह को पकड़ना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। फॉरेंसिक टीम सबसे पहले गई ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस की तरफ। क्रिप्टो का सबसे बड़ा सच यही है, हर ट्रांजैक्शन पब्लिक होता है, इम्यूटेबल होता है। अगर जीत ने किसी भी वक्त बाइनेंस, वजीरेक्स या मेटामास्क का इस्तेमाल किया है, तो ट्रेसेस जरूर होंगे। एक एथिकल हैकर, नमन श्रीवास्तव, जिसे ऑपरेशन में शामिल किया गया, उसने बताया, हमने कुल 19 वॉलेट्स को ट्रैक किया। इनमें से 7 वॉलेट्स अभी भी एक्टिव थे, लेकिन उनमें से किसी में भी इंडिया से रीसेंट एक्टिविटी नहीं थी। ट्रांजैक्शंस लार्जली थ्रू क्रिप्टो मिक्सर्स किए गए थे। क्रिप्टो मिक्सर क्या होता है? क्रिप्टो मिक्सर या टम्बलर एक ऐसा टूल होता है जो आपके कॉइन्स को हजारों और यूजर्स के कॉइन्स के साथ मिला देता है, जिससे सोर्स ट्रेस करना नामुमकिन सा हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपने जीत शाह को 1 लाख रुपए के बराबर एथेरियम भेजा। वो एथ एक मिक्सर में गया
मिक्सर ने उसे 200 अलग अलग एड्रेसेस में डिवाइड किया और फिर वापस जीत के एक नए वॉलेट में मर्ज कर दिया, कंप्लीटली अनट्रेसेबल। अब फॉरेंसिक टीम को यकीन हो गया कि जीत सिर्फ एक एमेच्योर स्कैमर नहीं था, वो इस लेवल का जानकार था कि उसने साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स तक को चकमा देने की तैयारी कर रखी थी। इसके बाद टीम ने ट्रैक किया उसके VPN और होस्टिंग ट्रेल्स को, जो वेबसाइट्स जैसे shahcoin.io, gtfunds.org, cryptclubindia.vip, ये सब किसने खरीदी थी? वॉइस रिकॉर्ड से पता चला सभी डोमेन्स प्राइवेसी शील्ड के पीछे छुपे थे। होस्टिंग सर्वर्स आइसलैंड, पनामा और यूक्रेन में थे। एक डोमेन का IP ट्रेस किया गया जो पहले एक दुबई बेस्ड कोवर्किंग स्पेस से जुड़ा था। CBI की टीम उसी एड्रेस तक पहुंची, लेकिन वहां कोई परमानेंट सेटअप नहीं मिला। अब सवाल था, क्या यह आदमी कभी पकड़ा जा सकेगा? इसके जवाब में सर्टेन ने कहा, टेक्निकली यस, लेकिन इसके लिए हमें फॉरेन एजेंसीज का कोऑपरेशन चाहिए होगा, खासकर बाइनेंस और दुबई अथॉरिटीज का। इसी दौरान बाइनेंस ने एक प्रेस रिलीज में लिखा, We are cooperating with Indian authorities and have frozen 3 wallets linked to suspicious activities related to जीत शाह केस। वॉलेट्स फ्रीज होने की खबर सुनकर इन्वेस्टर्स में एक्साइटमेंट वापस आई। टेलीग्राम पर एक नए मैसेज सर्कुलेट होने लगा, अब जीत पकड़ा जाएगा। बाइनेंस ने वॉलेट ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन जीत अभी भी गायब था। अब कहानी एक नए मोड़ पर आई। सोशल मीडिया से जीत को ट्रैप करने का प्लान। फॉरेंसिक टीम ने एक प्लान बनाया जिसे कहा गया डिजिटल बेटिंग। इसमें एक लड़की की फेक आइडेंटिटी बनाई गई, सना कपूर, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, दुबई बेस्ड। उसका इंस्टाग्राम और ट्विटर बनाया गया। उस पर हाई एंड लाइफस्टाइल, क्रिप्टो रील्स और NFT प्रोमोस डाले गए। इस प्रोफाइल ने जीत शाह को टैग करके एक पोस्ट डाली, लव्ड योर शाह कॉइन कॉन्सेप्ट, लेट्स कोलैबोरेट, DME, I can help launch in European market। 3 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर चौथे दिन सीन दिखा। 5वें दिन हे का रिप्लाई आया। अब जीत जाल में था। 3 हफ्तों तक चैट्स चली, क्रिप्टो आइडियाज, ट्रेडिंग बॉट्स, पार्टनरशिप्स और फाइनली एक जूम कॉल रिक्वेस्ट। जूम कॉल पर जीत की आवाज थी, चेहरा नहीं। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उसकी वॉइस मैच की 2021 के वेबिनार रिकॉर्डिंग्स से 100% मैच। अब सर्टेनिटी थी, जीत शाह अलाइव है, एक्टिव है और वापस स्कैम के मूड में है। CBI ने इंटरपोल को अपडेटेड कोऑर्डिनेट्स और IP रिले डेटा भेजा। इंटरपोल ने एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, इस बार सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, अरेस्ट एंड डिपोटेशन के लिए। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली खबर आई। जीत शाह के नाम पर 3 नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए थे, दुबई और तुर्की में। नाम थे शाहटेक ग्लोबल FZD, विन क्रिप्टो FX लिमिटेड, एनी एक्सपे चेन इंटरनेशनल। तीनों में सैम पैटर्न, नो फिजिकल एड्रेस, ऑल डॉक्यूमेंट्स ई-साइंड, वर्चुअल ऑफिस सब्सक्रिप्शन, बैंक अकाउंट्स इन मॉरिशस और UAE। ये स्टार्टअप सिर्फ शेल कंपनीज थे, पैसा इधर से उधर घुमाने के लिए। अब CBI और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट दोनों केस में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल था, क्या जीते हुए पैसे वापस आ सकते हैं? सर्टेन के डायरेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर बाइनेंस और अन्य एक्सचेंजेस फुल ट्रांसपेरेंसी दें और इंटरपोल एक्सट्रेडिशन प्रोसेस पूरा करें तो कम से कम 30 करोड़ तक रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन यह तब होगा जब जीत शाह पकड़ा जाएगा। इस भाग का अंत यही होता है। अगले भाग में जीत शाह की आखिरी गलती, उसका ट्रैक लोकेशन पिंग और एक मिडनाइट रेड इन UAE। हर शातिर अपराधी एक बार गलती करता है और उसी एक गलती से शुरू होता है उसकी गिरफ्तारी का रास्ता। जीत शाह की भी कहानी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था। बाइनेंस ने उसके 3 वॉलेट्स फ्रीज कर दिए थे। CBI, सर्टेन और दुबई साइबर क्राइम अथॉरिटी सब एक साथ उसके पीछे थे, पर जीत अब भी पकड़ से बाहर था। लेकिन फिर आई उसकी सबसे बड़ी
और सबसे बेवकूफी वाली गलती। एक दिन दुबई के एक कैफे अल कर्मा लॉन्ज बर्दुबाई से एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट होती है। स्टोरी थी एक हुक्का, टेबल पर मैकबुक और साथ में लिखा था, क्रिप्टो इज नॉट डेड, वीक हैंड्स ब्लेम दी गेम, माइंडसेट क्रिप्टो लाइफ। फोटो में चेहरा नहीं था, पर मैकबुक का रिफ्लेक्शन एक शीशे के ग्लास में आ रहा था और फॉरेंसिक जूम इन से जीत शाह का चेहरा पार्शली विजिबल था। इसी लोकेशन का आईपी अगले ही दिन बाइनेंस लॉगिन में ट्रेस हुआ। अब जीत शाह की लोकेशन कंफर्म हो चुकी थी, बर्दुबाई, यूएई बिल्डिंग, अल बसरा रेजिडेंसी, फ्लैट 604। सीबीआई ने तुरंत यूएई पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया। इंटरपोल को एक्सट्रेडिशन पैकेज फॉरवर्ड किया गया। प्लान्ड हुआ एक मिडनाइट रेड, रात के 2:00 14 जून 2025। बर्दुबाई की गलियों में 3 गाड़ियां धीरे धीरे अल बसरा रेजिडेंसी के सामने रुकी। एक वैन में साइबर क्राइम यूनिट थी, दूसरी में इंटरपोल ऑफिसर्स और तीसरी में दुबई पुलिस का लीगल सेल। फ्लैट 604 की बेल बजी, कोई रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन इंटरपोल के पास वारंट था फ्लैट अनलॉक करने का। रात के 2:56 दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जो मिला वो सबको चौंकाने वाला था। कमरे में 6 मॉनिटर्स, 2 लैपटॉप्स, 3 मोबाइल फोन्स और 9 सिम कार्ड्स थे। एक डिजिटल सेफ जिसमें ₹1 करोड़ से ज्यादा के क्रिप्टो कोल्ड वॉलेट्स, और वही एक आदमी बैठा था, शॉर्ट्स और हुडी में, जीत शाह। उसने सबसे पहले कहा, मुझे इलीगली डिटेन मैट करो, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आपको गलतफहमी हो रही है, लेकिन पुलिस के पास सबूत थे, बाइनेंस वॉलेट्स, आईपी लॉग्स, जूम रिकॉर्डिंग्स, सोशल मीडिया ट्रेसेस, सब कुछ। रात के 3 जीत शाह को अरेस्ट कर लिया गया। उसके डिवाइसेस सील कर दिए गए। दुबई साइबर क्राइम यूनिट ने अगले दिन प्रेस स्टेटमेंट जारी की। एन इंडियन नेशनल, मिस्टर जीत शाह, accused of massive crypto fraud and subject to Interpol Red Notice, has been detained in Dubai under Article 45 of International Financial Fraud Act. अब खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इंडिया के अखबारों में हेडलाइंस आई, फाइनली क्रिप्टो कॉनमैन नैब्ड, जीत शाह अरेस्टेड इन दुबई, ₹100 क्रॉर स्कैम बस्टेड, क्रिप्टोज डार्क साइड एक्सपोज्ड। ट्विटर पर जीत शाह अरेस्टेड ट्रेंड करने लगा। इन्वेस्टर्स का गुस्सा और उम्मीद दोनों बाहर आने लगे। एक टेलीग्राम वॉइस नोट वायरल हुआ जिसमें कोई चिल्ला रहा था, भाई पकड़ लिया गया, जीत भाई गया अंदर, अब पैसा वापस मिलेगा। अब शुरू हुआ एक्सट्रेडिशन प्रोसेस, यानी भारत वापसी की तैयारी। इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा यूए अथॉरिटीज को। We request the urgent extradition of Mr. Jeet Shah to India for prosecution under IPC sections 420, 406, 80 Act and FEMA violations. जीत के वकील ने दुबई की कोर्ट में प्ली डाली। इंडिया में मेरे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा है, मुझे टॉर्चर किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने प्ली खारिज कर दी। दुबई कोर्ट ने कहा, sufficient evidence presented, extradition approved under mutual treaty। 28 जून 2025 जीत शाह को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 916 से दिल्ली लाया गया। इमिग्रेशन से उतरते ही उसे दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अपनी हिरासत में लिया। हथकड़ी में उसकी तस्वीरें वायरल हो गई। कैमरे फ्लैश कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, पैसे वापस करो। स्कैमर, जीत शाह चोर है, लेकिन जीत शाह अब चुप था। सीबीआई की पहली रिपोर्ट में लिखा गया, अपॉन इंटेरोगेशन, Mr. Shah admitted to designing a layered financial model based on referral traps, crypto mixers, and front shell companies. However, he denied personal profit motives. CBI ने कहा, हम रिकवरी पर काम कर रहे हैं। जीत शाह के 17 वॉलेट्स ट्रैक हो चुके हैं। कुछ कॉइन्स ऑलरेडी गवर्नमेंट वॉलेट में ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह था, क्या पैसा वाकई में वापस आएगा? क्या सारे इन्वेस्टर्स को कॉम्पेंसेशन मिलेगा? और क्या इस केस से भारत में क्रिप्टो के रेगुलेशन की कहानी बदलेगी? अगले भाग में कोर्ट का मुकदमा,
जीत शाह की जमानत की कोशिश और शाह कॉइन को हमेशा के लिए बंद करने की मुहिम। दिल्ली एयरपोर्ट पर जीत शाह की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या अब इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा? सीबीआई ने अगले ही दिन प्रेस रिलीज जारी की। जीत शाह हैज बिन टेकन इनटू 10-day custodial interrogation. Primary focus is on fund trail, offshore assets and wallet passwords. अब शुरू हुआ असली खेल, कोर्ट रूम का ड्रामा। 1 जुलाई 2025 दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। जीत को भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच कोर्ट लाया गया। जज ने पूछा, मिस्टर शाह, डू यू एक्सेप्ट द चार्जेस अगेंस्ट यू? जीत बोला, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया इन्वेस्ट करने के लिए। सबने खुद इन्वेस्ट किया था। मैं स्कैमर नहीं हूं, एंटरप्रेन्योर हूं। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि 23 कंट्रीज में जीत की 11 शेल कंपनीज हैं। क्रिप्टो मिक्सर्स के जरिए 30 रुपए करोड़ का फंड ट्रेस किया गया है। शाह कॉइन के 13,000 इन्वेस्टर्स में से 60% लोगों ने दोबारा पैसे लगाए थे, फर्जी वादों के बाद। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा, प्रीम फेसी ये ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम है। अक्यूज्ड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। अब सवाल उठा, क्या जीते हुए पैसे वाकई में मिल सकते हैं? सीबीआई और एड ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई, क्रिप्टो रिकवरी यूनिट, जिसका काम था जीत के सभी वॉलेट्स को एक्सेस करना, बाइनेंस, कुकॉइन और अन्य एक्सचेंजेस से फंड रिलीज कराना, शाह कॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंटली फ्रीज करना। इसी बीच बाइनेंस ने कोऑपरेशन बढ़ाते हुए एक बड़ा कदम उठाया। 18 रुपए 20 पैसे करोड़ के फ्रोजन फंड्स इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। प्रोसेस अंडरवे फॉर मोर। अब पहली बार इन्वेस्टर्स को ऑफिशियल अपडेट मिला। 4 जुलाई 2025 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बयान, वी आर सेटिंग अप अ ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म फॉर जीत शाह इन्वेस्टर्स। क्लेम फॉर्म्स, वेरिफिकेशन एंड पार्शियल रिफंड विल बिगिन इन अगस्त 2025। लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई। एक टेलीग्राम पोस्ट वायरल हुई, भाई 10 रुपए लग गया था, अगर 5 लाख भी मिल गया तो जान में जान आएगी। पर जीत शाह ने अब अपना अगला दाव खेला, जमानत याचिका। वकील ने कोर्ट में दलील दी, जीत शाह को डायबिटीज है और जेल की हालत ठीक नहीं। साथ ही सीबीआई के पास कोई फाइनल चार्जशीट नहीं है, हमें मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल दी जाए। सीबीआई ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा, अगर यह बाहर आया तो डिजिटल एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये आदमी एटी एक्सपर्ट है, जेल में भी एक्सेस ले सकता है अगर सही सुरक्षा ना हो। कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। अब शुरू हुई शाह कॉइन को पूरी तरह बंद करने की लड़ाई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शाह कॉइन की सभी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया। आइकन से डोमेन सीजर की रिक्वेस्ट भेजी गई। शाह कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पॉलीगॉन चेन से रिमूव करने की प्रक्रिया शुरू की गई। क्रिप्टो कम्युनिटी में इसे इंडिया की पहली लीगल डेलिस्टिंग कहा गया। इस बीच जीत शाह ने एक कॉन्फेशन लेटर जारी किया, हैंडरिटन, 3 पेज का। उसमें लिखा था, मैंने शुरुआत में कभी किसी को धोखा देने की नीयत से काम नहीं किया था, लेकिन ग्रीड ने मुझे अंधा कर दिया। जब लोग ब्लाइंड फेथ से पैसे दे रहे थे, मैंने खुद को भगवान समझ लिया था। अब पछतावा है। इन्वेस्टर्स में मिक्स्ड रिएक्शन था। एक ने लिखा, पछतावा उन पैसों को वापस नहीं ला सकता जो मेरे पिताजी के रिटायरमेंट फंड में था। दूसरे ने कहा, एटलीस्ट अब वो अंदर है और हमें कुछ तो मिलेगा। 8 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई कि जितने भी क्रिप्टो स्कैम्स हैं, जीत शाह, बिटयात्रा, कॉनस्काई, उन पर एक कॉमन लॉ बने, एक सेंट्रल क्रिप्टो फ्रॉड टास्क फोर्स बने। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, क्रिप्टो स्पेस को रेगुलेट करने का समय आ गया है। सेंटर शुड फाइल इट्स एफिडेविट इन 3 वीक्स। अब यह स्कैम एक मूवमेंट बन चुका था। इस एपिसोड का अंत यही होता है। अगले भाग में रिफंड प्रोसेस शुरू होने की प्रक्रिया, जीत शाह का ट्रायल, और क्या वह सच में लाइफ इम्प्रिजनमेंट पाएगा? अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जीत शाह जेल में था।
बाइनेंस ने 18 रुपए करोड़ के फंड फ्रीज करके भारत को ट्रांसफर कर दिए थे। शाह कॉइन हमेशा के लिए ब्लॉकचेन से हटा दिया गया था और हजारों निवेशक अब एक ही सवाल पूछ रहे थे, रिफंड मिलेगा भी या नहीं। 13 जुलाई 2025 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से पोर्टल लॉन्च हुआ, cryptofraudrefund.gov.in। ये एक आधिकारिक पोर्टल था जहां जीत शाह के केस में फंसे निवेशक अपना क्लेम रजिस्टर कर सकते थे। प्रोसेस था आधार नंबर, मोबाइल OTP से लॉगिन, इन्वेस्टमेंट की जानकारी, तारीख, अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक अकाउंट और UPI ID जहां रिफंड आना है, स्क्रीनशॉट, शाह कॉइन वॉलेट डिटेल्स आदि अपलोड करना। मिनिस्ट्री ने कहा, वेरिफिकेशन के बाद एलिजिबल लोगों को चरणबद्ध तरीके से आंशिक रिफंड मिलेगा। शुरुआत में 30% तक की राशि लौटाई जा सकती है। अब उम्मीद जागी। टेलीग्राम और रेडिट पर हजारों लोग लिखने लगे, मैंने अप्लाई कर दिया भाई, 7 लाख गया था, 2 लाख भी मिल गया तो जिंदा हो जाऊंगा। गवर्नमेंट पोर्टल पर OTP आ गया, सिस्टम तो सही लग रहा है। लेकिन जैसे ही पोर्टल लाइव हुआ, पहला खतरा भी सामने आया, नकली पोर्टल्स। कुछ स्कैमर्स ने मिलते जुलते नामों से फर्जी वेबसाइट्स बना डाली, cryptofunds.india.com, sharfund.org, jeetconback.in। लोगों ने गलती से वहां अपनी KYC और वॉलेट डिटेल्स भर दी। कुछ के वॉलेट्स फिर से खाली हो गए। अब सरकार ने साफ चेतावनी दी, रिफंड के लिए केवल gov.in डोमेन का ही इस्तेमाल करें, बाकी सब ठगी है। उधर तिहाड़ जेल में चल रही थी जीत शाह की पूछताछ। CBI ने उससे 5 दिन में 38 घंटे पूछताछ की। मुद्दे थे असली वॉलेट एक्सेस की कीज, विदेशी कंपनियों की बैंक अकाउंट्स, उसके पीछे जुड़े गुप्त सारोपी यानी अंदर के लोग। जीत शाह ने कहा, मेन अकेला नहीं था, क्रिप्टो क्लब इंडिया के बैकएंड में और 3 लोग थे, एक दुबई में, एक गोवा में और एक हैदराबाद में। CBI ने अब 3 और नामों को लुकआउट नोटिस में डाला, रोहित आर्य टेक OPS हेड गोवा, सलोनी मेहता मार्केटिंग PR हैदराबाद, जैद मर्चेंट क्रिप्टो मिक्सर ऑपरेटर दुबई। अब शुरू हुई कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया। 18 जुलाई 2025 दिल्ली सेशन कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। IPC 420 धोखाधड़ी, IPC 406 अमानत में खयानत, AT एक्ट 66D साइबर चीटिंग, फेमा उल्लंघन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। CBI ने सबूतों का ढेर कोर्ट के सामने रखा, जूम कॉल की रिकॉर्डिंग्स, ब्लॉकचेन वॉलेट हिस्ट्री, VPN सर्वर ट्रेसेस, ईमेल्स बिटवीन शाह एंड हिज दुबई काउंटरपार्ट्स। जीत के वकील ने फिर से जमानत की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया। जज ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ स्कैम, इट्स अ बिट्रेयल ऑफ डिजिटल ट्रस्ट इन एन इमर्जिंग इकोनॉमी। उधर इन्वेस्टर्स का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हुए, क्रिप्टो विक्टिम्स मोर्चा। उन्होंने मांग रखी, टोटल रिफंड, सिर्फ आंशिक नहीं। ऑल क्रिप्टो स्कैमस्टर्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन एक्ट लाया जाए। एक महिला शीतल राठी ने कहा, मैं इन मां हूं, मेरे 7 रुपए लाख डूब गए, रिफंड का फॉर्म भरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं, सरकार ने बस पोर्टल दे दिया, पार पैसा कब मिलेगा। इस बीच CBI ने बताया कि और 12 रुपए करोड़ वर्थ क्रिप्टो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं। टोटल रिकवरेबल अमाउंट अब पहुंच चुका था 30 रुपए करोड़ प्लस, लेकिन नुकसान 110 रुपए करोड़ प्लस का था। इसलिए सरकार ने बताया कि रिफंड प्रोपोर्शनेट होगा, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से अमाउंट तय होगा, और ये फेस्ट मैनर में अगले 3 महीने में जारी होगा। अब मीडिया ने नाम दिया, इंडियाज बिगेस्ट क्रिप्टो ट्रायल, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और Amazon प्राइम सबने डॉक्यूसीरीज के लिए जीत शाह की कहानी के राइट्स मांगने शुरू कर दिए। CBI ने कहा, जब तक कोर्ट फैसला नहीं देता, कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री कमर्शियल रूप से रिलीज नहीं की जा सकती। अब कहानी करीब आ रही है अपने अंत के।
रिफंड शुरू होने वाला है। ट्रायल कोर्ट में जोर पकड़ रहा है। जीत शाह को उम्र कैद की मांग उठ रही है और पूरे भारत में अब क्रिप्टो रेगुलेशन पर बहस शुरू हो गई है। अगले भाग में फाइनल वर्डिक्ट की तैयारी, जीत शाह के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था और ये स्कैम आने वाली पीढ़ियों को क्या सबक देता है। हर घोटाले का अंत दो चीजों पर होता है, सजा और सबक। अब जीत शाह की कहानी अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही थी, जहां कोर्ट में चल रहा था फैसले का इंतजार और लोग पूछ रहे थे, इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। 25 जुलाई 2025 ट्रायल कोर्ट में बहस का आखिरी दिन। सीबीआई ने अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट में कहा, जीत शाह न केवल इस घोटाले का चेहरा है, बल्कि उसका दिमाग भी। एक व्यक्ति ने टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ब्लाइंड ट्रस्ट को इस तरह वेपन बना दिया कि हजारों लोगों का जीवन बदल गया। सीबीआई ने 5000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया कैसे टेलीग्राम के जरिए ब्रेन वॉश किया गया, कैसे शाहकॉइन के व्हाइट पेपर में टेक्निकल जार्गन्स डालकर लोगों को इंप्रेस किया गया, कैसे मल्टीपल फॉरेन शेल कंपनीज का इस्तेमाल हुआ फंड डाइवर्जन के लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात, जीत शाह अकेला नहीं था। सीबीआई की जांच में एक नाम सामने आया, संकल्प ढींगरा, एक सिंगापुर बेस्ड एक्स बैंकर और ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजिस्ट। इसने ही जीत शाह को पहली बार क्रिप्टो मिक्सर का कॉन्सेप्ट समझाया था। सीबीआई ने कहा, संकल्प ही मास्टरमाइंड था शाहकॉइन प्रोटोकॉल और पेआउट मॉडल के पीछे। जीत सिर्फ फ्रंट एंड था। इंटरपोल ने संकल्प के लिए भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन वो सिंगापुर छोड़कर पहले ही सर्बिया भाग चुका था, एक ऐसा देश जहां इंडिया का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। इससे साबित हुआ कि इस घोटाले की जड़ें सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबल स्केल पर फैली थी। अब बारी थी कोर्ट के फैसले की। 29 जुलाई 2025 दिल्ली की सेशन कोर्ट में भीड़ जमा थी। जज साहब ने फैसला पढ़ा, दिस कोर्ट फाइंड्स मिस्टर जीत शाह गिल्टी अंडर आईपीसी सेक्शंस 420, 406, 80 एक्ट 66D and PMLA Section 3. The court sentences him to 14 years of rigorous imprisonment, 50 रुपए crore penalty and seizure of all known crypto assets under his name. पूरा कोर्टरूम शांत था। इन्वेस्टर्स की आंखों में आंसू थे, कोई गम के, कोई राहत के। जीत शाह अब तिहाड़ जेल में है, एक वीआईपी ब्लॉक में, जहां हर कदम पर कैमरे लगे हैं। उसके पास अब न तो इंटरनेट है, न फॉलोअर्स, न टेलीग्राम ग्रुप, बस एक सच्चाई। उसने इतिहास का सबसे बड़ा भारतीय क्रिप्टो घोटाला किया। उधर रिफंड प्रोसेस फेज एक शुरू हो चुका था। गवर्नमेंट ने 18 रुपए करोड़ का पहला ट्रांसफर 2300 वेरीफाइड इन्वेस्टर्स को कर दिया। कुछ को 10,000 रुपए मिला, कुछ को 45,000 रुपए, किसी को 1.5 लाख रुपए तक। इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से फेज 2 और 3 आने वाले 60 दिनों में शुरू होंगे। मिनिस्ट्री ने कहा, हम जितना रिकवर कर पा रहे हैं सब वापस लोगों को देंगे, लेकिन 100% वापस कर पाना संभव नहीं है। अब देश में क्रिप्टो को लेकर बहस तेज हो चुकी थी। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार से पूछा, क्या क्रिप्टो पूरी तरह रेगुलेट किया जाएगा? क्या हर एक्सचेंज को इंडियन लाइसेंस मैंडेटरी होगा? क्या जनता को फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी? आरबीआई ने साफ कहा, डिजिटल करेंसीज बिना रेगुलेशन के सिर्फ जुए का रूप है। समय आ गया है कि इसे कंट्रोल किया जाए। अब बात करें सबक की। जीत शाह की कहानी ने हमें क्या सिखाया? ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक होता है। टेलीग्राम पर फ्लैशी वर्ड और फ्री एडवाइस सुनकर पैसे लगाना आपको बर्बाद कर सकता है। क्रिप्टो हाई रिस्क। कोई भी चीज जो जल्दी अमीर बना दे का वादा करे, वो स्कैम हो सकती है। डायोर, डू योर ओन रिसर्च। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस और रेफरल लिंक से इन्वेस्ट मत करो। व्हाइट पेपर, टीम, यूज केस को खुद समझो। स्कैम्स अब लोकल नहीं रहे। अब फ्रॉडस्टर्स ग्लोबल टूल्स यूज करते हैं, वीपीएन्स, मिक्सर्स, शेल कंपनीज, डीप फेक वीडियोस तक। रेगुलेशन जरूरी है। क्रिप्टो की दुनिया में अगर सरकार का दखल नहीं होगा
तो ऐसे स्कैम्स दोबारा होंगे। जीत शाह अब सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या अगला जीत अभी भी इंस्टाग्राम पर आपके सामने फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा रहा है? शायद, लेकिन अब आप सीख चुके हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जहां एक तरफ जीत शाह को सजा सुनाई जा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ देश के हजारों इन्वेस्टर्स अब रिफंड की उम्मीद में जी रहे थे। लेकिन रिफंड के पैसे से ज्यादा जरूरी था सिस्टम को समझना, ताकि अगली बार कोई और जीत शाह बन ही न सके। अब कहानी उस दिशा में जा रही है जहां से स्कैम पैदा होता है। मनोविज्ञान, डिजिटल मैनिपुलेशन और सोशल इंजीनियरिंग की गहराई में जीत शाह कैसे बना एक कल्ट लीडर? शाह कॉइन सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक डिजिटल भक्ति मूवमेंट जैसा बन चुका था। टेलीग्राम ग्रुप में लोग जीत को जीत भैया, क्रिप्टो गुरु और सेवियर कहने लगे थे। कुछ लोग तो उसके लिए क्वोट्स भी बनाते थे। मार्केट डाउन हो सकता है, पर जीत भैया का विजन नहीं। शाह कॉइन गिरा नहीं है, बस दुनिया उसे समझ नहीं पाई। एक्सपर्ट्स ने इसे कहा डिजिटल कल्ट फॉर्मेशन। इसका प्रोसेस कुछ यूं होता है। करिश्मा बिल्डिंग। जीत ने हाई क्वालिटी वीडियोस, लग्जरी कार रील्स और सीक्रेट क्रिप्टो नॉलेज के नाम पर खुद को एस्टैब्लिश किया। अस वर्सेस देम माइंडसेट। उसने कहा, बैंक्स आपको गरीब बनाएंगे, मैं आपको फ्री करूंगा। गवर्नमेंट्स क्रिप्टो से डरती है, क्योंकि ये आम आदमी को ताकत देता है। ग्रुप आइडेंटिटी। शाह कॉइन होल्डर्स को क्रिप्टो सोल्जर्स कहा गया। बैजेस, स्टिकर्स, इवन टी शर्ट्स तक लॉन्च हुई। फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। हर मैसेज में अर्जेंसी। 10 घंटे में 2x प्राइस जंप होगा। लास्ट कॉल, प्राइस फ्रीज टुनाइट। साइलेंसिंग डाउट। जिसने भी सवाल किया उसे ग्रुप से निकाल दिया गया। FUD मत फैलाओ, यानी फेयर, अनसर्टेनिटी, डाउट। अब आप सोच रहे होंगे, इतने पढ़े लिखे लोग कैसे फंसे? जीत शाह ने AI और साइकोलॉजी दोनों को वेपन की तरह इस्तेमाल किया। ChatGPT जैसी AI मॉडल्स को ट्रेन करके ऑटो रिस्पॉन्सेज बनाए गए थे। टेलीग्राम बॉट्स लोगों के सवालों को मैनिपुलेट करते थे। रीटारगेटिंग एड चलाकर हर इन्वेस्टर के मन में वैलिडेशन लूप पैदा किया गया। उदाहरण, अगर आपने कभी शाह कॉइन सर्च किया, तो अगली 3 वेबसाइट्स आपको बताएंगी कि ये 2025 का सबसे क्रांतिकारी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अब कहानी का दूसरा पहलू, जीते हुए पैसों का क्या हुआ? CBI और एड की रिपोर्ट के मुताबिक 110 रुपए करोड़ में से 32 रुपए करोड़ लक्जरी लाइफस्टाइल, दुबई में पेंट हाउस, वॉचेस, कार्स। 25 रुपए करोड़ ऑफशोर क्रिप्टो वॉलेट्स। 14 रुपए करोड़ प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर पेमेंट्स, सोशल मीडिया एड्स। 18 रुपए करोड़ बाइनेंस वॉलेट्स जो फ्रीज किए गए। बाकी 21 रुपए करोड़ अभी भी अनट्रेसेबल। जीत शाह ने पूछताछ में बताया, पैसा मेयर हाथ में आया नहीं, वो सिस्टम में घुमा। मैं इन खुद भी बर्न्ड हूं 9 रुपए करोड़ से, लेकिन CBI ने इसे आधा सच बताया। अब सवाल आया, क्या कोई और जीत शाह पैदा हो सकता है? सीधे शब्दों में हां, जब तक सिस्टम में फाइनेंशियल डेस्परेशन है, रेगुलेशन की कमी है और क्रिप्टो को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तब तक हर महीने कोई न कोई नया जीत पैदा होता रहेगा। अब बात करें रिडेम्पशन की। कुछ पुराने इन्वेस्टर्स जिनका रिफंड मिल गया, उन्होंने मिलकर एक नया फोरम शुरू किया, क्रिप्टो सेफर इंडिया, CSI। उनका मकसद है लोगों को स्कैम से बचाना, गवर्नमेंट से रेगुलेटरी क्लैरिटी की मांग करना और क्रिप्टो में एथिकल इन्वेस्टिंग को प्रमोट करना। CSI की फाउंडर शीतल राठी ने कहा, हमारे पैसों की बर्बादी तब सार्थक होगी जब कोई दूसरा मिडिल क्लास फैमिली क्रिप्टो में फंसने से बचे। एपिसोड के अंत में एक भावुक मोड़। जीत शाह की मां सुधा शाह ने एक लोकल रिपोर्टर से कहा, बचपन में जीत बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी कोडिंग में रुचि थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि वो ये सब करेगा। पर एक बात कहूं, वो अंदर से बुरा लड़का नहीं है। जब उनसे पूछा गया
क्या आप उससे मिलने जाती हैं? उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। नहीं। पार्ट 11 खत्म होता है एक सोच के साथ। क्या कोई सिस्टम ऐसा बनेगा जहां क्रिप्टो सुरक्षित हो, इन्वेस्टर शिक्षित हो और लालच पर लगाम हो? या फिर हम बार बार किसी नए जीत शाह के हाथों ठगे जाएंगे? अगले भाग में पार्ट 12, जीत शाह जेल में क्या कर रहा है, क्रिप्टो इंडिया में अब कहां खड़ा है, और क्या सरकार कोई बड़ा कानून ला रही है जहां देश जीत शाह की गिरफ्तारी को एक ऐतिहासिक मोड़ मान रहा था। वही कहानी अब उस जगह पहुंच चुकी है जहां कोई मीडिया कैमरा नहीं जाता, तिहाड़ जेल के अंदर, जहां अब एक क्रिप्टो किंग सिर्फ एक कैदी नंबर बन चुका था। जीत शाह अब कैदी संख्या TDL 8945, सेक्शन 8, ब्लॉक सी, सेल नंबर 214। अब ना मैकबुक, ना बाइनेंस, ना लैम्बोर्गिनी, बस 6x8 फीट की कोठरी, एक स्टील की थाली और हर दिन सुबह 5 बजे उठने की घंटी। पर जीत अब भी हार मानने वालों में से नहीं था। जेल के अंदर जीत क्या कर रहा है? सोर्सेस के मुताबिक जीत ने जेल में एक क्रिप्टो क्रैश कोर्स शुरू किया है। हर बुधवार दोपहर उसने फेलो कैदियों को क्रिप्टो बेसिक सिखाने की क्लास शुरू की। सब्जेक्ट लाइन, बिटकॉइन क्या है, वेब 3 का मतलब क्या होता है। उसने जेल की लाइब्रेरी में ब्लॉकचेन से जुड़े 3 नए किताबें डोनेट की। टाइटल्स, द बिटकॉइन स्टैंडर्ड, डिजिटल गोल्ड, क्रिप्टो एसेट्स। CBI और जेल अथॉरिटी दोनों इस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जीत जेल से भी क्रिप्टो कल्ट बना सकता है। एक जेल कर्मचारी ने बताया, वो बोलता है, क्रिप्टो मेरा पैशन है, स्कैम मेरा इंटेंशन नहीं था। अब बात करें क्रिप्टो इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति की। अगस्त 2025 में सरकार ने पेश किया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स रेगुलेशन बिल 2025। इस बिल में सभी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट से कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना होगा। हर टेलीग्राम व्हाट्सएप बेस्ड क्रिप्टो ग्रुप को डिक्लेयर्ड एडमिन इन्फो देना होगा। रेफरल इनकम को रेगुलेट किया जाएगा और किसी भी गारंटीड रिटर्न्स वाले प्रोजेक्ट को इलीगल माना जाएगा। यानी अब शाहकॉइन जैसी चीजें लॉन्च करना इतना आसान नहीं होगा। बिल के आने के बाद 11 फेक टोकन्स की वेबसाइट्स अगले 15 दिनों में ब्लॉक की गई। CBI ने बताया, जीत शाह के केस के बाद हमने 4 ऐसे फ्रॉड टोकन्स डिटेक्ट किए जो सैम मॉडल पर चल रहे थे। फ्लैशी व्हाइट पेपर, फेक एडवाइजर्स और गारंटीड ग्रोथ क्लेम्स। सरकार ने साथ ही एक 24x7 क्रिप्टो ग्रीवेंस पोर्टल भी लॉन्च किया, cryptohelp.gov.in, जहां कोई भी यूजर शिकायत दर्ज कर सकता है। अब सवाल उठा, क्या क्रिप्टो बैन होगा? RBI ने तो शुरू से ही कॉशन दिया था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक एडवाइजर ने कहा, हम इनोवेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम एक्सप्लॉटेशन के खिलाफ हैं। रेगुलेट करेंगे, बैन नहीं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे वजीरेक्स और कॉन्डीसी ने इस कदम का स्वागत किया। अब एक और इमोशनल मोड आया जीत शाह का लेटर। 15 अगस्त 2025 जेल से एक हैंड रिटन लेटर मीडिया को मिला। उसमें लिखा था, मैंने जिस सिस्टम को बाईपास किया, अब उसी के नियमों के अंदर बैठा हूं। आजादी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सोचने की आजादी, सही चुनने की आजादी, वो मैंने खो दी है। अगर मेरा नाम एक चेतावनी बन सकता है तो बनाइए, लेकिन कृपया क्रिप्टो को ब्लेम मत करिए। क्रिप्टो एक तकनीक है, मैं उसकी गलती नहीं। इस खत को लेकर 2 तरह की राय बनी। कुछ ने कहा, यह सब एक्टिंग है, सिंपैथी लेने की कोशिश। लेकिन कुछ ने कहा, कम से कम वो मान रहा है कि उसने सिस्टम को तोड़ा। इस सब के बीच एक और आश्चर्यजनक खबर आई। जीत शाह के ऊपर नेटफ्लिक्स की एक 3 एपिसोड डॉक्यूसीरीज अनाउंस हुई। टाइटल, क्रिप्टो किंग, राइज फॉल ऑफ जीत शाह। रिलीज डेट दिसंबर 2025। CBI ने कहा, हमने परमिशंस अभी नहीं दी है, यह सब्जेक्ट टू कोर्ट अप्रूवल है। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेलर के लीक होते ही चर्चा फिर से तेज हो गई। अब कहानी एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां न्याय मिल चुका है,
सिस्टम सुधरने की शुरुआत हो चुकी है और देश ने डिजिटल इल्यूजन से बाहर आना शुरू किया है। पर क्या यह हमेशा के लिए है? पार्ट 12 यही समाप्त होता है। अगले भाग में क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के नए युग की शुरुआत, जीत शाह के सेल से एक नई अफवाह, और क्या वो फिर से लौटने की तैयारी कर रहा है?